नमस्कार दोस्तों। कोई भी देश अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या करता है? सबसे पहले वो आर्म फोर्स को मजबूत करेगा। उसके बाद हथियार, मिसाइल्स, सबमरीन इन सब पे पैसे खर्च करता है। इसीलिए कि कोई पड़ोसी देश अगर उन पर हमला करता है तो वो डट कर के उसका सामना कर सके। और हमला कौन कर सकता है? हमला हमारे पड़ोसी ही कर सकते हैं। ऐसा किसी लिए चलिए जानते हैं। लेकिन पड़ोसी देश हम पे कब हमला करेगा वो तो हमें थोड़ी पता है। इसीलिए हर एक कंट्री अपनी अपनी एक खुफिया एजेंसी रखती है। जैसे इंडिया की रो, पाकिस्तान की आईएसआई और इजराइल की मोसाद है। और वो लोग क्या करते हैं? वो एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हैं और इंफॉर्मेशन को अपने देश को देते हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी एक कहानी है रविंद्र कौशिक की, जो रो के एक एजेंट थे और कैसे पाकिस्तान में जाते हैं और इतने सालों तक रहते हैं और वहाँ मैरिज करते हैं और फिर आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को रियल लाइफ में जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी फिल्मों से कहीं ज्यादा रोमांचक और खतरों से भरी है। किसी भी दुश्मन देश में जाकर वहां की सेना में भर्ती होना वाकई चौंकाने वाली बात है। यह कारनामा भारत के होनहार जासूस रविंद्र कौशिक ने संभव कर दिखाया था। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ, लेकिन इनकी कहानी बहुत अच्छी है। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 और 1971 के जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब इन्होंने ये सारा अपनी आंखों से देखा था। इसी कारण उनके हृदय में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जग गई। उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे, इसीलिए देश के लिए मर मिटने का जुनून विरासत में ही मिला था। और बचपन से ही वो एक अभिनेता बनना चाहते थे। फिर बाद में वो थिएटर ज्वाइन करते हैं और जब वे लखनऊ में थिएटर कर रहे थे, तभी रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर पड़ती है। तब अधिकारियों ने उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान में जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे वह स्वीकार कर लेते हैं। 1973 में बीकॉम की शिक्षा पूरी करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं। फिर क्या, 23 साल की उम्र में एक जासूस बनने के लिए रॉ के अंडर में उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। और इसमें वहां जाके उन्हें कहा एडमिशन लेना है, कैसे उर्दू में बात करनी है, कैसे नमाज पढ़ना है, वहां के कानून कैसे, वो सब सिखाया गया, जो एक आम पाकिस्तानी आदमी जानता हो। और वो एक पाकिस्तानी आम नागरिक से भी ज्यादा तेज हो गए थे। फिर 25 की एज में उनका पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवा के उन्हें सऊदी से सीधा पाकिस्तान भेज दिया जाता है। 1975 में रो द्वारा रविंद्र कौशिक से संबंधित आधिकारिक भारतीय रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए और कौशिक को एक नया नाम और एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शकीर के रूप में। कुछ ही समय बाद रविंद्र ने पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। समय बीतता गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और मेजर के पद तक पहुंच गए। और इसी बीच उन्होंने वहां के एक सेना अधिकारी की लड़की अमरनाथ से शादी कर ली और एक बेटी के पिता भी बन गए। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना और सरकार से जानकारियां भारत को भेजी, जिनकी मदद से न सिर्फ भारत सरकार ने कई आतंकवादी गतियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान की खतरनाक योजनाओं को नाकाम भी किया। रविंद्र कौशिक द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारियों का उपयोग करके भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा और कई मौकों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ने की साहस किया। लेकिन समय समय पर रविंद्र कौशिक द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया। इस टाइम में इंदिरा गांधी उनके काम से काफी प्रभावित होकर रो ने उन्हें ब्लैक टाइगर नाम की उपाधि दी। फिर उन्हें ब्लैक टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। कौशिक ने अपनी असल पहचान छुपाकर पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, वहां की सेना में भर्ती हुए, अंदर से एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारी भारत को दी, लेकिन उन पर कभी किसी ने शक नहीं किया। फिर मेजर के पद पर बैठे इंसान पर भला कौन शक करेगा। फिर इंडिया पे अटैक करने की जितनी भी प्लानिंग की जाती, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम वो इस प्लानिंग का हिस्सा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने ब्लैक टाइगर से मिलने और उनके संपर्क में रहने के लिए इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह आईएसआई के हाथ पकड़ा जाता है। कई दिनों के टॉर्चर सहने के बाद वह एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर गिरफ्तारी के डर से रविंद्र कौशिक ने भी पाकिस्तान से भागने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। रविंद्र कौशिक को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक पाकिस्तानी जेल में डाल दिया गया और उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक रखा गया। इस दौरान पाकिस्तान सेना ने रविंद्र को लालच देकर
भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकालनी चाहिए थी, लेकिन गंभीर और कठोर टॉर्चर के बावजूद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी खुफिया जानकारी नहीं दी। फिर 1985 में रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट और लखपत के अलग अलग जेलों में रखा गया। जिंदगी के आखिरी 2 साल उनके लिए बेहद दर्दनाक रहे। इस दौरान रविंद्र कौशिक अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए। अपने जीवन के कारावास के दौरान रविंद्र ने जेल से अपने परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से कई पत्र लिखे, जिसमें वह अपनी बिगड़ती तबीयत और पाकिस्तान में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताते थे। रविंद्र ने अपने जीवन के 26 साल अपने घर और परिवार से दूर पाकिस्तान में बेहद ही विपरीत परिस्थिति में गुजारे। नवंबर 2001 को सेंट्रल जेल मुल्तान में उनको फेफड़े और हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उन्हें जेल के पीछे दफना दिया जाता है। भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले रविंद्र कौशिक की मृत्यु के बाद उन्हें अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं, उनका पार्थिव शरीर भी कभी भारत नहीं लाया जा सका। हालांकि सच्चाई यही है कि कोई भी रॉ एजेंट हो तो उनकी जानकारी ना तो किसी को दी जाती है और ना ही बताई जाती है। यहाँ तक कि कोई ऐसे मिशन के लिए दूसरी कंट्री में जाता है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट और उनकी पूरी जानकारी यहाँ से मिटा दी जाती है, और ऐसा हर एक कंट्री और उनकी एजेंसियां करती है। भारत के वीर सपूत रविंद्र कौशिक को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और वंदे मातरम। सलमान खान की 2012 में रिलीज हुई थी फिल्म एक था टाइगर, वो भी रविंद्र कौशिक के जीवन से प्रेरित थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।